नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए साल के पहले दिन की मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के साथ साथ आम जनता से जुड़े मामलों का तत्परतापूर्वक त्वरित और प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में दो टूक कहा कि प्रशासनिक कामकाज में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय और पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को टीम भावना के साथ काम करना होगा। और वहीं आपको बताते चले कि 2897 सहायक शिक्षकों को टर्मिनेशन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नए साल में युवाओं के साथ सरकार ने जो छल किया है वो बेहद गंभीर है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2897 परमानेंट सहायक शिक्षकों को सरकार के बाहर किया जाना चाहिए। प्रक्रिया अपनाकर किया गया है। सरकार चाहे तुरंत पदों पर नियुक्ति दे सकती है। 70 से अधिक प्रतिशत बच्चे आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री नौकरी तो दे नहीं रहे तो वही बल्कि नौकरी छोड़ने का काम कर रही है। नववर्ष बधाई देने के लिए होता है, लेकिन इनका जीवन बीजेपी ने अंधेरे में डाल दिया है। बीजेपी कार्यालय न्याय लेने के लिए यह लोग गए थे, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस भर्ती राजनांदगांव में भी गड़बड़ी हुई है और आज जांच नहीं कराया गया है, केवल परीक्षा निरस्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर शेषनाग में विष्णुदेव जी सो रहे हैं, नींद से जागकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। शुभकामना। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बाहर किया, जो परमानेंट है। ये कोई दैनिक वेतनभोगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, तो क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। इसके बाद पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें दो भर्तियां, पहली 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति हुई। 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके शासनकाल में। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। ये सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी को बचा सकते थे, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उससे छीनने का काम कर रही है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। ये अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी, मिली हुई नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। अभी कल बच्चे मेरे पास आए थे मिलने। उन्होंने
9 वर्ष में ही टर्मिनेशन के आदेश लेकर गए थे। नए वर्ष वैसे भी एक दूसरे को बधाई देने को होता है, शुभकामनाएं देने को होता है, लेकिन इन बच्चों के साथ तो इनका जीवन ही अंधकारपूर्ण कर दिया गया है। भाजपा कार्यालय गए तो उन्हें न्याय मिलने के बदले उन्हें जेल भेज दिया गया। 30 बच्चे अभी भी जेल में हैं। उसी प्रकार से पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां हुई, हर रेंज में भर्ती हुई। राजनांदगांव रेंज में गड़बड़ी उजागर हुआ। अनिल भास्कर, क्या नाम, भास्कर ही ना, उस बच्चे ने, वो पुलिस की सिपाही, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना दबाव था उसे गलत करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ अन्याय न हो, इसलिए उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। सरकार उसमें लिपापोती कर रही है। जांच करना दूर की बात, केवल परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। एजेंसी वही है, प्रक्रिया वही है, और वही एजेंसी है जो वन विभाग के कर्मचारियों की भर्ती की गई है, वहां भी उंगलियां उठ रही है। ये जो पारदर्शी सरकार होने का ढोंग कर रही है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं, ये केवल धोखा है। जिस प्रकार से होर्डिंग लगा है 3100 रुपया एकमुश्त भुगतान किसानों के लिए, ये भी किसानों के साथ धोखा है। 18 लाख आवास, ये भी एक धोखा है। और भर्ती आप क्या करने वाले हैं? लेकिन एजी चुप्पी साध ली। इसका मतलब एजी मतलब सरकार के प्रतिनिधि। सरकार अभी भी चाहे तो इन 2897 बच्चों की नौकरी सुरक्षित रखी जा सकती है। ये विष्णुदेव जी क्षीर सागर में शेषनाग में शयन कर रहे हैं, जागें और बच्चों के वही सुरक्षित करें। कवासी लखमा के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने वाले ईडी के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि एजेंसियों पर लोगों को प्रताड़ित और बदनाम करने, पूरे देश में काम करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सिर्फ लोगों को बदनाम करते हैं, पूरे देश में ये एजेंसी यही काम कर रही है। अभी तक चालान ही प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। चालान प्रस्तुत कर बताएं कि क्या साक्ष्य मिलता है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के नगर निगम से प्रशासक नियुक्ति को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुमत के बल पर चुनाव को आगे बढ़ाने विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर पारित किया। अभी निगम में प्रशासनिक बैठक है, जहां पर 1 महीने बाद पंचायत का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। वहां भी प्रशासन बैठेंगे और यहां एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, स्थानीय चुनाव की नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो है सरकार डर रही है, इससे स्पष्ट है कि वह संविधान को नहीं मानते हैं। देखिए, ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को केस कर दिया था, है ना। 2 साल तक की जांच चली और उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद एसीबी ने फिर उसको एफआईआर कर लिया, फिर जांच कर रहे हैं। तो ये केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरी एजेंसी पूरे देश भर में काम कर रही है, केवल छत्तीसगढ़ में ही, सब जगह इनका एक ही काम है। अभी तक चालान ही प्रस्तुत नहीं कर पाए लोग।
इतने आईटी जांच कर ली, ईडी जांच कर ली, एसीबी जांच कर ली, और वही ढाक के 3 पात, लेकिन लोगों को परेशान करना है, बदनाम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल अमलीडीह में एक छात्र राहुल साहू ने स्टेट लेवल में खेलकर स्कूल और स्कूल के शिक्षकों का नाम रोशन किया है, जिसको देखते हुए स्कूल में राहुल साहू का सम्मान किया गया। इस दौरान साधना प्लस न्यूज के स्टेट एडिटर राजेश सिंह ने राहुल साहू का गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। मौके पर स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिका साथ ही सभी बच्चे भी मौजूद रहे। एक बड़ा हर्ष का विषय और खुशी की बात है कि हमारे एक छात्र कक्षा 10वीं बी के छात्र है राहुल साहू जी, उन्होंने एक तो स्टेट में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था और उसी के कारण अभी वो नेशनल खेलने के लिए दिल्ली गए थे और पूरे राज्य से लगभग भारोत्तोलन में उनका नाम था यहाँ से, तो भारोत्तोलन में वो गए थे और वहाँ हालांकि उनका 11वां नंबर आया है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपने स्टेट में जो गोल्ड मेडल जीता था उससे बेहतर वहाँ पर प्रयास किया है उन्होंने। तो हम सबने उनको उनको आज गोल्ड मेडल से उनको सम्मानित भी किया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको सबने शुभकामनाएं दी है। विद्यालय परिवार उनका बहुत बहुत। और प्रदेश में सरकारी स्कूल लगातार शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। एक और सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं निश्चित की गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आता है। राजधानी रायपुर के अमलीडीह सरकारी स्कूल में हमारी टीम पहुंची और जांच पड़ताल में पाया कि 600 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 11 शिक्षक यहां पर उपस्थित है और उनकी ही ड्यूटी लगाई जाती है। सभी सब्जेक्ट के टीचर भी यहां पर उपलब्ध नहीं है, जिससे काफी परेशानियों का सामना बच्चों के साथ टीचर्स को भी करना पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं। सरकारें जहां एक तरफ दावा करती हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त जगह है, लेकिन दूसरी ओर धरातल पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के अमलीडीह स्कूल में पहुंचे हैं, सरकारी स्कूल में पहुंचे हुए हैं और यहां पर शिक्षकों की कमी से ये जो स्कूल है, विद्यालय है, वो जूझ रहा है। यहां पर कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए कि शिक्षकों की कितनी कमी यहाँ पर देखी जा रही है? यहाँ पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए 2 शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर पूर्ण नहीं है। और विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 700 के लगभग है, 600-700 के लगभग। उस हिसाब से यहाँ पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की बहुत कमी है, जिसके कारण प्रत्येक शिक्षकों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग, क्योंकि शिक्षक आप लोग 10 से 12 लोग ही यहाँ पर, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, किस तरीके से मैनेज हो पाती है? सभी को 2-2 क्लास एक्स्ट्रा दिया गया है। जनरली 4 क्लास दिया जाते हैं, लेकिन सभी 4 से नहीं 6 क्लास ले रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ शिक्षकों की कमी है, कार्यालय स्टाफ की भी कमी है। हमारे स्कूल में स्टाफ कार्यालय के एक भी नहीं है जो ठीक से काम कर सके। जो है वो हम बाहर से करवाते हैं या इनसे एक्स्ट्रा टाइम में करवाना पड़ता है। दूसरी बात, बच्चों की संख्या के आधार पर यहाँ शिक्षकों की कमी है। हमारे 5 शिक्षक जो थे वो हाल ही में 4-5 महीनों में उन्हों का ट्रांसफर हो गया या तो रिटायर हो गए। उसके जाने के बाद एक भी शिक्षक यहाँ नहीं आए हैं। शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि भर्ती कर रहे हैं, लेकिन आज भी नहीं यहाँ आए हैं। और जो आने के लिए तैयार है उनको भी ना ही भेजा जा रहा है अमलीडीह में, और इस कारण पढ़ाई प्रभावित हो रहा है ना। जितना कोशिश कर रहे हैं हम अपने से कर रहे हैं। अब एक स्मार्ट टीवी है, उसमें हम पढ़ा तो रहे हैं, पर सारे में क्लास 11 सेक्शन है, 11 सेक्शन को एक टीवी से कैसे पढ़ाया जाए? तो ये दिक्कतें हैं। संसाधन की कमी है इस स्कूल में, क्लासेस की कमी है। रूम्स अगर बढ़ जाते तो हम ज्यादा रूम में और टीवी लगाकर उसको कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ कॉलेज भी लग रहा है, प्राइमरी लग रहा है, मिडिल लग रहा है, और वो टूट फूट की घटनाएं रहते हैं। तो कुछ सामान को हम अपने पास सकते हैं और जैसे उसका काम आता है उसको हम बाहर निकालते हैं। क्या कभी कोई व्यवस्था की गई इसके लिए, कोई पहल की गई कि और शिक्षकों का एडमिशन यहाँ पर हो सके? एनजीओ के थ्रू 3 शिक्षकों को यहाँ लाया गया है। जो शिक्षक रिटायर हो गए थे उनके बदले में, तो 3 शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनके थ्रू काम चलाया जा रहा है, ये बोल सकते हैं। जो रेगुलर टीचर रहते हैं और जो जिम्मेदारियां जो रहती हैं उनके थ्रू वो लोग भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कमी है, अभी भी बहुत ही कमी है। कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 विषय चाहिए यहाँ। बाकी स्कूलों में 300 के पीछे 11 स्टाफ रहते हैं, हमारे यहाँ अगर 600 है तो 22 की स्टाफ चाहिए, जिसकी मांग सर 2 साल से कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों की कमी बताई जा रही है। हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए 2 टीचरों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त टीचर नहीं है। और आप बताइए कि किस तरीके से जो बाकी जो सुविधाएं उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, और कोई तकलीफ तो यहाँ पर नहीं है? नहीं, स्कूलों में कोई तकलीफ तो नहीं है, पर टीचर्स में हम कमी होने की वजह से हर एक टीचर पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हमें समय से आने से पहले करना पड़ता है या फिर हम घर ले जाते हैं। अब जैसे कि हाफ ईयरली का रिजल्ट ही था, हम सभी टीचर्स अपना घर ले गए, तब जाके हमारा रिजल्ट अब बन पाया है। उसकी वजह से हमारा पारिवारिक और मानसिक संतुलन भी कभी कभी थोड़ा सा अपना बाधित होता है। हम बच्चों को पर्याप्त मात्रा में हमारी स्कूल के बच्चों को हम नई तरीके से उनको समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी तो हमें समय चाहिए। तो यही कारण है कि हमें और से अधिक हम टीचर्स मिलेंगे जो, और हमारा ही काम, जैसे हमारे पास 70-70, 80-80 9 क्लास में 70-70 बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट बनाना, रोज अटेंडेंस लेना, उसी में हमारा 10-15 मिनट चला जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि अपना उनको मैनेज करना, अगर एक ही दिन अगर 70 बच्चे आ जाते तो हम जो हमारा 10 मिनट अटेंडेंस लेने में, फिर समझाने में, और इसके साथ साथ क्या होता है हमें एक्स्ट्रा काम भी बहुत होते हैं, जैसे अपार आईडी बनाना। अभी आधार कार्ड को तो बच्चों को हमें रोज मैसेज डालना पड़ता है, पर बच्चे फिर उनको करते हैं, फिर हमको हमारे जो कंप्यूटर टीचर के पास भेजना पड़ता है। तो विभिन्न तरह की दिक्कतें आती है। अगर हमारे पास अधिक टीचर रहेंगे तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। क्या इसके अलावा अभिभावकों की भी नाराजगी देखने को मिलती है क्योंकि टीचर्स कम है? किस तरीके से उन्हें हैंडल करते हैं? हाँ, अभिभावक से तो नाराजगी रहती है थोड़ी बहुत। वो क्या है, इतने मतलब स्टाफ अपने यहाँ बहुत कम है और बच्चे 550 से ज्यादा है, तो हमारे लिए चुनौती बन जाता है इतने बच्चों को मैनेज करना। हम पढ़ाई तक तो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जैसे अभी नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है, तो उसमें हम हर बच्चे तक पहुंच नहीं पाते हैं कि बच्चा किस तरह से नशा से ग्रसित है, कोई नशा तो नहीं कर रहा है। तो बच्चे की संख्या ज्यादा होने के कारण हम हर बच्चे तक हमारा पहुंच पाना वहां तक पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि यहाँ क्या है कि कॉलेज भी लगती है और 3 संस्था है उसके अलावा, तो कॉलेज में बच्चे क्या एकदम फ्रीडम रहते हैं, तो हमारे बच्चे उस कॉलेज वाले को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमको अपने बच्चों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्या 11th ट्वेल्थ के बच्चे क्या है टीनेज में रहते हैं, उनको लगता है कि बड़े बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, उनको सही गलत का मायने नहीं पता रहता। तो वहां पर हम कैसे उनके साइकोलॉजी समझे और उनको इसके लिए मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसको सही करें, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो है स्कूलों में खाने पीने की जो व्यवस्था है और सरकारी स्कूलों में जो खाना परोसा जाता है उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, या फिर बाथरूम वगैरह किस तरीके से यहाँ पर है? खाने पीने की व्यवस्था का क्या है, मिडिल और प्राइमरी में मिलता है खाना, जो मध्याह्न भोजन कहते हैं उसे, पर हमारे हाई स्कूल में तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है। तो वैसे व्यवस्था तो रहता है, और आप बालिका को जो प्रसाधन होता है, बाथरूम मतलब, वो एक ही कैंपस में, जैसे आपको पहले भी मैडम बताई थी, एक ही कैंपस में 4 अलग अलग संस्थाएं चलती हैं। तो जो चारों संस्थाएं के जो बालक बालिका हैं वो एक ही बाथरूम का या टॉयलेट का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए साफ सफाई या अदर हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो उतना वो नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और एक ही हमारे पास रूम अवेलेबल होते हैं, तो उसके हम ज्यादा साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैं खुद एक साइंस की टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल में जितने भी टीचर होते हैं वो कम, टीचर की संख्या बहुत कम है। तो हम जैसे साइंस की टीचर को हमको पढ़ाने के अलावा हमको प्रैक्टिकल भी कराना पड़ता है, तो हम प्रैक्टिकल पे हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि पढ़ाने और अदर काम में ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो जो प्रैक्टिकल का जो समय रहता है वो हमारे पास नहीं रह पाता। तो प्रैक्टिकल जैसे विषय है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास एक कहना चाहिए एक टीचर, साइंस टीचर को एक साथ 2, 3, 4, 5 क्लास लेना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अलग से टाइम नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारे पास एक समस्या है कि बिना प्रैक्टिकल के हम साइंस को कैसे पढ़ाएं। जैसे मैं खुद केमिस्ट्री की टीचर हूँ, केमिस्ट्री का मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ, प्रैक्टिकल की क्लास मेरे पास नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी मेरे पास नहीं रहता है। मेरे को सॉल्यूशन बनाना रहता है या प्रैक्टिकल कराना पड़ता है, प्रॉपर उसके पास टाइम देना पड़ता है, वो मैं नहीं करवा पाती हूँ।
तो वो असुविधा तो है, संसाधन की कमी भी रहती है, क्योंकि एक ही कैंपस में बहुत सारे स्कूल चलते हैं। तो उसी क्लास में दूसरे मिडिल स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उसी क्लास में मेरे को साइंस को पढ़ाना पड़ता है। तो मैं अपने पास ज्यादा केमिकल या सॉल्यूशन या जो भी एपेटस होते हैं वो मैं रख नहीं पाती हूँ, मुझे उसको छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे रहते हैं उनसे मुझे थोड़ा सा अलग प्रिकॉशन में रखना पड़ता है उस चीज को। तो ये भी व्यवस्था नहीं हो पाता है, संसाधन की कमी है, टीचर की कमी के साथ साथ ही। तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ के शिक्षकों ने कि किस तरीके से संसाधन की भी कमी जो है नजर आती है और इसी के अलावा शिक्षकों की भी कमी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई पद जो है खाली भी नजर आते हैं, सरकारी शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कई पद खाली भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें अब तक भर्ती नहीं हो पा रही और सरकारी स्कूल जो है शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। अब देखना होगा इस पर कब तक कार्रवाई हो पाती है और आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। और नए साल 2025 के शुभारंभ होते ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के परिपालन में रायपुर यातायात पुलिस और अंतर विभागीय लीड एजेंसी ने 1 जनवरी 2025 को हेलमेट जन जागरूकता बाइक रैली के साथ 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का शुभारंभ किया, जिसे न्यायमूर्ति अभय मनोहर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बाइक रैली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रनलाल उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनुराग झा ने दोपहिया वाहन चलाकर आम नागरिकों को दोपहिया वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने के लिए प्रेरित किया। राजधानी रायपुर में आपसी बात को लेकर जो है 2 हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों के साथ 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर चांगोरा भाटा स्थित मैदान में पत्थर से सिर कुचलकर दूसरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में 2 नाबालिग भी शामिल थे। आरोपी और मृतक सभी एक ही मोहल्ले के निवासी बताए जा रहे। तत्कालीन विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ डीडी नगर थाना क्षेत्र में अपराध दर्ज कर लिया गया है। पिछले रात लगभग 11:30 बजे के आसपास थाना डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंगोरा भाटा के एक पुतला चौक है। पुतला चौक से लगे हुए एक मकान के निर्माण किए जाने हैं तो खाली प्लाट है। उस खाली प्लाट पर काफी कुछ मकान का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। उसी जगह पर लगभग 11:30 बजे रात में एक सचिन बड़ोले नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना पूर्व में उसके विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर 112 की गाड़ी वहां पर रवाना हुआ था। मौके पर देखा तो एक आदमी घायल हुआ था और एक आदमी सचिन बड़ोले मृत हालत में पाए गए थे, जिस पर से 112 की गाड़ी से वहां से इनको तत्काल हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, जिसमें कृष्णा यादव है वो उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना प्राप्त होने पर संपूर्ण वो डीडी नगर का पुलिस स्टाफ और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसमें पता तलाश शुरू किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।